हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप लोग सभी अच्छे से होंगे। तो आज हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव अध्याय के सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको वो सारे प्रश्न बताने वाले हैं जो अब तक 2011 से 2026 के बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आपको क्लास 10 साइंस की अच्छी तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँच सके। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ और एक एक करके सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है वो आपका है, पहला क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। क्या कहा जा रहा है? डायनेमो में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। एक होता है विद्युत मोटर, एक होता है विद्युत जनरेटर, लेकिन डायनेमो एक अलग चीज़ है। समझ में आ गया? तो डायनेमो जो होता है, आप देखे होंगे साइकिल जो करंट पर साइकिल जो होती है, जैसे कि विद्युत वाहक जो साइकिल्स होती है उसके टायर में जो है एक मोटर्स लगा होता है जो डायनेमो होता है। वो क्या होता है कि जब पैडल मारते हैं वो जब चलती है तो उसको जो है वो घुमाती है और घुमाने की वजह से जो उसमें जो बैटरी होता है वो चार्ज होता है, जिसके वजह से वो साइकिल को बाद में फिर वो मतलब चार्जेबल करके बैटरी वो यूज़ करता है, वो चला सकता है। ठीक, तो वही डायनेमो होता है। और डायनेमो जो होता है वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है। तो डायनेमो जो प्रवाहित जो करती है वो दिष्ट धारा प्रवाहित करता है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट यानी कि डीसी करंट। ओके, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा ए। अब ये जो है 2011 के बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, तो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि 2011 से लेकर के 26 तक सारे क्वेश्चंस को आपको बढ़िया से देखना है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की संभावना होगा। ओके, तो यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें कहा जा रहा है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। अब विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, यानी कि इनमें से जो है कौन ऐसा युक्ति है जो विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है जनित्र, बी में दे रहा है गैल्वेनोमीटर, सी में दे रहा है एमीटर और डी में दे रहा है मोटर। तो यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ जनित्र एकलौता यहाँ पर है, ठीक ना। जनित्र जो होता है, जनरेटर जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें यांत्रिक ऊर्जा देने पर विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने वाला युक्ति कौन हो जाएगा? तो जनित्र हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर 2012 के एग्जाम में, 2017 के बोर्ड एग्जाम में दो बार पूछा हुआ सवाल है, तो काफ़ी अच्छा प्रश्न है। ओके, तो सारे ऑब्जेक्टिव को देखना है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर अब प्रश्न नंबर हम लोग 3 देख लेते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है लघु पथन को एक और नाम से कहा जाता है अतिभ्रमण। तो याद रखना, लघु पथन बोले या अतिभ्रमण बोले, ठीक ना, ये दोनों एक ही चीज़ है। और ये होता कब है तो हम सभी जानते हैं, एक होता है ठंडी तार, एक होता है गर्म तार। जब जो है ठंडी तार जो है गर्म तार के आपस में संपर्क में आ जाती है तो तार लघु पतन होता है, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट हम लोग कहते हैं। ओके, आम भाषा में। तो जब आपस में एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? लघु पतन कहते हैं या फिर अतिभ्रमण कहते हैं। तो कह रहा ऐसे कंडीशन में परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? विद्युत धारा का मान कम हो जाता है, विद्युत धारा का मान स्थिर रहता है, या विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, या इसमें से कोई नहीं। आप देख सकते हो ये बोर्ड एग्जाम में 2012 में, 2018 में, 2023 के सेकंड शिफ्ट में, 2026 के सेकंड शिफ्ट में तो बहुत बार पूछा हुआ है। तो अच्छा प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि बहुत बढ़ जाता है। तो याद रखिएगा, जैसे ही लघु पतन होता है जिसके वजह से विद्युत धारा करंट जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है, जिससे तार हो, फोन्स हो, टीवी हो या जितने भी उपकरण हो जो विद्युत धारा से चलती है वो सारे वो उड़ जाता है, यानी कि जल जाता है। चाहे फैन हो, सारे जो है अधिक मात्रा में विद्युत धारा उत्पन्न होने से वो सारे जल जाता है, उड़ जाता है, ठीक ना। तो यहाँ से याद रखिएगा, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। तो 4 नंबर में कहा जा रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। क्या कहा जा रहा है? विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है फैराडे ने किया था, बी में कह रहा है कि मैक्सवेल ने किया था, सी में कह रहा है एम्पियर ने किया था और डी में कह रहा है फ्लेमिंग ने किया था। अब ये 2014-2025 के पहले शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है, तो काफ़ी बढ़िया है। तो याद रखिएगा कि एक होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, एक होता है विद्युत चुंबकीय प्रभाव। तो ये दोनों मिलता जुलता प्रश्न है और ये दोनों बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छा प्रश्न है, दोनों पूछा जाता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब विद्युत चुंबकीय प्रेरण अगर कहेगा तो आपका हो जाएगा आंसर फैराडे। ओके, लेकिन अगर कहेगा विद्युत चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया तो और स्टेट वैज्ञानिक का नाम है, उसने खोज किया है, ठीक ना। तो वो भी एग्जाम में पूछा है, तो वो आगे हम लोग देख लेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पे। तो 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से जो है ऑप्शन नंबर ए में करा है दिष्ट धारा, बी में करा प्रत्यावर्ती धारा, सी में करा है दोनों, ठीक ना। तो यहाँ पर सिंपल सी है, बैटरी जो होता है, बैटरी हमेशा दिष्ट धारा देता है, यानी कि डायरेक्ट करंट देता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये 2016-2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है, तो काफ़ी बढ़िया सवाल है। अब यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो 6 में कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण
किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा। अब यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बारे में पूछा जा रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में करा दक्षिण की ओर, बी में करा पूर्व की ओर, सी में करा अधोमुखी और डी में करा ऊपरी मुखी यानी कि ऊपर की ओर। अब इसको जांच करने के लिए हमको क्या चाहिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का प्रयोग करना होगा। और फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इस प्रकार जो है, ये आपको याद रखना है, उंगली का ये भाग, यानी कि आपको उंगली का अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, ये तीनों उंगली को एक दूसरे का 90 डिग्री के एंगल में खड़ा करना है। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण। अब आप सभी को पता है कि धनावेशित कण जो होता है उधर क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा। तो धनावेशित कण के बारे में जैसे चर्चा किया है तो इसका मतलब है कि विद्युत धारा की दिशा दे दिया, किधर दे दिया, पश्चिम की ओर। अब कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा, ठीक ना। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगा। अब यहाँ पर जो इसको समझने के लिए आपको सिंपल क्या करना है कि अपने बाएं हाथ के सारे तीनों उंगली को, यानी कि ये आपका अंगूठा हो गया, ये तर्जनी हो गया, ये मध्यमा हो गया, तो ये तीनों उंगली को आपको 90 डिग्री के एंगल में करना है। अब आपको क्या करना है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण, यानी कि विद्युत धारा की दिशा। अब विद्युत धारा की दिशा कौन बताता है, ये, तो इस उंगली को करना है पश्चिम की ओर और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की ओर विक्षेपित होता है, यानी बल लग रहा है उत्तर की ओर विक्षेपित करा, मतलब उत्तर की ओर बल लग रहा है। तो चुंबकीय बल जो किधर लग रहा है, उत्तर की ओर। चुंबकीय बल के बारे में कौन बताता है, ये अंगूठा। तो अंगूठा को क्या करना है, उत्तर की तरफ। जब उत्तर की तरफ करोगे ना तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कौन बताता है, ये, ठीक ना। तो ये उंगली का जो दिशा होता है ये ऊपरी मुखी हो जाता है, यानी कि ऊपर की ओर हो जाता है। बस में आ गया, यानी कैसे होगा, यानी ऊपर की ओर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि बाएं हाथ के नियम को जब करोगे, यानी अंगूठा को जब यहाँ पर विद्युत धारा की दिशा दे रखा है पश्चिम की ओर, तो यानी कि पश्चिम की ओर किसको करोगे, मध्यमा उंगली को करोगे। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित कर, यानी कि बल लग रहा है उत्तर की तरफ, तो इसका मतलब बल बताता है अंगूठा, तो अंगूठा को करना है उत्तर की तरफ। तब वहाँ पर आप देखोगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो आपसे पूछा जा रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र बताता है तर्जनी उंगली। तो तर्जनी उंगली आपका किधर हो जाएगा, ऊपर की तरफ हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी मुखी। तो ये आप अपने उंगली से प्रयोग करके आप कर सकते हो। यदि मैं बोर्ड पर बताता तो मैं आपको जरूर ये करके मैं बता देता, लेकिन यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो आपको मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको समझिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपरी मुखी। तो ये 2018 के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, काफ़ी बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देख लेते हैं। तो 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि तांबे के तार के एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होती है। अब हम सभी को पता है कि कुंडली के बारे में आपको बताए थे, कुंडली के बारे में आपको जो नहीं देखे होंगे जनित्र के बारे में, ये विद्युत जनित्र के बारे में चर्चा कर रहा है कि तांबे के तार के एक आयताकार कुंडली ये जनित्र में होता है, किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रहा है, यानी कि वो गति करते रहता है, मूवमेंट करते रहता है। और इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने प्रतिभ्रमण, यानी कि कितने चक्कर लगाने के पश्चात जो है करा परिवर्तित हो रहा है। यानी विद्युत धारा जो है जैसे इधर से इधर मूव कर रहा है तो अब इधर से इधर यानी जस्ट उल्टा मूव करना स्टार्ट करेगा, यानी कब कितने प्रतिभ्रमण करने के बाद होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में करा है कि 2 बार, बी में करा है 1 बार, सी में करा आधा और डी में करा चौथाई। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि इस प्रकार जो आपका कॉइल जो होता है, यानी कि चरखुट्टो टाइप का, ये चुंबकीय क्षेत्र में जो होता है, ये इस प्रकार ये चुंबक होता है दोनों तरफ, और इसमें जो कॉइल जो होता है ना, तो ये जो नस्ती है ना, तो जैसे मान लीजिए कि ये आपका है ए और ये आपका है बी, ये आपका सी है, ये आपका डी है, ठीक ना। तो जब ये नसता है तो ए बी जब बी सी डी के यहाँ जाता है और सी डी जो है ए बी के पास आ जाता है, तो आधा नचता है, यानी आधा, क्योंकि फिर जब एक राउंड करेगा तब ना पूरा होगा। तो आधा नचने पर विद्युत धारा परिवर्तन हो जाता है, यानी जब इधर से इधर जाते रहता है तो फिर जब सी डी इधर आ जाता है तो सी डी से ए बी की तरफ मूव कर जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आधा चलने पर ऐसा होता है, ठीक ना। यानी कि कितने प्रतिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है, विद्युत धारा परिवर्तित हो जाता है, यानी कि इधर से इधर जा रहा है तो फिर वही जो सीधी से ए बी की तरफ मूव कर जाता है, जस्ट उल्टा चलने लगता है। तो ये आधा घूमने के बाद ही ऐसा हो जाता है। समझ में आ गया। तो इसके बारे में हम जो है बढ़िया से बता चुके हैं। अगर अभी तक वीडियो मेरा नहीं देखे हैं विद्युत जनित्र के बारे में, तो आप जाकर के जरूर वीडियो देख ले, आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आधा। 2018 में पूछा हुआ सवाल है, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। तो अब अगला हम लोग देख लेते हैं 8 नंबर प्रश्न। 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में करा है कि शून्य होता है, बी में करा इसके सिरों की ओर जाने से घटता है, सी में करा कि इसके सिरों की ओर जाने से बढ़ता है, और डी में करा कि सभी बिंदु पर समान होता है। तो हम सभी जानते हैं कि किसी विद्युत धारावाही जो है सीधी लंबी परिनालिका जो होता है, तो परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो
वो जो है ना ये परिनालिका के समांतर गुजरती है और प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है। तो याद रखिएगा समांतर और प्रत्येक बिंदु पर एक समान होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 2018 में पूछा हुआ सवाल है। हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि फ्लेमिंग के हस्त नियम के बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो अभी जस्ट हमने बताया कि आपका दायां हाथ हो या बायां हाथ हो, आपका अंगूठा जो होता है ना, ये अंगूठा, तो अंगूठा आपका बताता है ये चालक पर लगने वाले बल की दिशा, और आपका तर्जनी उंगली जो होता है ये आपका बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और आपका ये मध्यमा जो होता है, मध्यमा उंगली आपको बताता है विद्युत धारा की दिशा। अब यहाँ पर पूछा किसके बारे में, तर्जनी के बारे में। तर्जनी कौन बताता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। तो विभक्त वलय आप नाम सुने होंगे, जिसको हम लोग कहते हैं स्लिप रिंग जो होता है। अब विद्युत जनित्र हो या फिर विद्युत मोटर हो, दोनों में स्लिप रिंग पाया जाता है, वो भी दो पाया जाता है। तो अभी तक आप लोग जो है नहीं देखे हो ये वीडियो, तो आप जरूर जा करके देख लो। विद्युत जनित्र का सचित्र वर्णन, विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन हम लोग बिल्कुल डिटेल बताया, स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट के बारे में डिटेल में मैं बताया हूँ। अभी तक जो वीडियो नहीं देखें जाकर के आप जरूर देख लें ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पर एक होता है विभक्त वलय, ठीक ना। विभक्त वलय का मतलब होता है अलग अलग, ठीक ना, लेकिन फिर भी एक दूसरे से जब घूर्णन करती है तो वो टच नहीं करता है। एक होता है पूरा यानी कि पूर्ण वलय, एक होता है विभक्त वलय अलग अलग, एक होता है पूर्ण वलय। तो याद रखिएगा विभक्त वलय जो होता है वो विद्युत मोटर में होता है, जबकि संपूर्ण वलय जो होता है वो विद्युत जनित्र में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विभक्त वलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, तो विद्युत मोटर में। अगर वही रहता पूर्ण वलय का जो है उपयोग किस उपकरण में किया जाता है, विद्युत जनित्र में। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का, ऑप्शन नंबर ए। अब ये 2019 के सेकंड में, 2024 के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है, काफ़ी बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देख लेते हैं। तो 11 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। जैसे देखिए इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, वहां पर क्या था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया। तो प्रेरण जब कहेगा तो फैराडे, और चुंबकीय प्रभाव जब कहेगा तब क्या हो जाएगा, ऑर्स्टेड हो जाएगा। तो याद रखिएगा काफ़ी बढ़िया दोनों क्वेश्चन से 2020 के फर्स्ट में, 2023 के सेकंड में, 2026 के फर्स्ट में पूछा हुआ, तो काफ़ी बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 12 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी किसको किस में बदलता है। तो हम सभी को पता है कि विद्युत मोटर जो होता है वो क्या करता है, तो विद्युत मोटर का काम होता है विद्युत मोटर का काम होता है विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। विद्युत मोटर जो होता है वो जनरेटर का जस्ट अपोजिट काम करता है, ठीक ना। विद्युत मोटर जो है वो विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत जनित्र जो होता है, जनरेटर जो होता है, वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलता है। क्योंकि जनरेटर को चलाने के लिए हमको हैंडल चलाना पड़ता है, ताकत लगाना पड़ता है, यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तब वो चलती है, तब विद्युत धारा उत्पन्न करती है। लेकिन मोटर को चलाने के लिए हम स्विच ऑन करके करंट देते हैं उसमें, जैसे पंखा मोटर की तरह काम कर रहा है। पंखा में क्या होता है, हम लाइन देते हैं विद्युत धारा, तब जाकर के मोटर चलती है। तो यहाँ पर याद रखेगा कि विद्युत मोटर जो होता है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब ये देख सकते हो 2020 के फर्स्ट में, 2020 के सेकंड में, 2025 के फर्स्ट में पूछा हुआ सवाल है, 3 बार पूछा है। तो काफ़ी बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है, इस पर जरूर आप ध्यान दीजिए। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 में कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का क्षर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि इस्पात, बी में कह रहा है पीतल, सी में कह रहा है नर्म लोहा, डी में कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस क्षर का उपयोग किया जाता है। तो आंसर राइट हो जाएगा, नर्म लोहा का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2021 के पहले शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है, तो काफ़ी बढ़िया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। 14 नंबर में कहा जा रहा है कि डायनेमो, फिर से डायनेमो की बात आया। याद रखेगा विद्युत मोटर नहीं कर रहा है, ना विद्युत जनित्र कर रहा है, क्या कर रहा है, डायनेमो। तो डायनेमो जब भी शब्द कहेगा तो याद रखना कि इलेक्ट्रिक साइकिल जो होता है उसके टायर में जो चार्जेबल जो लगाया जाता है मोटर से, वो डायनेमो होता है। तो डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो का भी काम क्या होता है, परिवर्तित किसको किस में करता है। तो याद रखना कि जहां डायनेमो की बात आए, जहां दिष्ट धारा की बात आए, तो वहां पर क्या होगा, यह यांत्रिक ऊर्जा को लेगा और विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। क्योंकि जब साइकिल हम चलाते हैं तब जाकर के उसका टायर नसता है, जब टायर नसता है तब जाकर के ये चार्ज होता है, ठीक ना। तो यांत्रिक ऊर्जा देते हैं तब इसको विद्युत में बदलता है। तो याद रखेगा डायनेमो परिवर्तित किसको किस में करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो 2021 के सेकंड शिफ्ट में, 2026 के भी सेकंड शिफ्ट में 2 बार पूछा हुआ सवाल है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है 15 नंबर, जिसमें कहा जा रहा है कि किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है।
अब आप सभी को पता है कि मान लीजिए कि ये पेन आपका तार है, ठीक ना, ये लंबा कोई तार है। अब तार से मान लीजिए विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, अब इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण हुआ है। तो किस प्रकार का क्षेत्र बनता है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए में करा है कि चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा तार के लंबवत होता है, गलत। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखा तार के समानांतर होता है, यह भी गलत। चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रीय क्षेत्र रेखा का केंद्र तार होता है, बिल्कुल सही। मान लीजिए ये तार है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है वो वृत्ताकार बनता है, ठीक है। जैसे इसे पेन को अगर पकड़ते तो अंगूठा बताता विद्युत धारा की दिशा, और ये आपका ये जो अंगुली है ये बताता आपका चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा। तो इसके चारों ओर राउंड यानी कि चक्कर मतलब जो है ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो याद रखिएगा कि किसी धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखा का जो दिशा होता है वो कैसा होता है, संकेंद्रीय वृत्ताकार होता है, ठीक ना, और उसका केंद्र तार होता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर जो है 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी छड़ के चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। यानी कोई चुंबक छड़ है और चुंबक छड़ के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा किधर से किधर होता है। तो याद रखिएगा, इसमें बहुत बच्चा कन्फ्यूज कर जाता है। मान लीजिए कि आपका चुंबक है, ये मान लीजिए आपका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। तो सबसे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा नॉर्थ से निकल करके साउथ में प्रवेश करती है, नॉर्थ से निकलती है और साउथ में प्रवेश करती है, ठीक ना। इस प्रकार जो नॉर्थ से निकलती है और साउथ में प्रवेश करती है। लेकिन जब चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब पूछे तो ये अंदर में क्या होता है, ये इस तरफ चलता है, यानी कि साउथ से ये नॉर्थ की तरफ चलता है, ठीक ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जब पूछेगा चुंबक में किधर से किधर होता है तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के अंदर में जब अगर पूछा जाएगा चुंबक के अंदर में चुंबकीय क्षेत्र की रेखा किधर से किधर होता है तो वो जस्ट उल्टा होगा, साउथ से नॉर्थ पोल की तरफ। ओके, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है किसी छड़ के चुंबक के अंदर के बारे में पूछा जा रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो याद रखिएगा साउथ ध्रुव से, यानी कि साउथ को क्या कहेंगे, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। इसका क्या हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख लेते हैं, 2022 के सेकंड में पूछा हुआ सवाल है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए तो 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त होता है। अब क्या कह रहा है कि एक सीधे तार, मान लीजिए कोई तार है सीधा है, अब कह रहा है सीधे तार में जाती धारा, मान लीजिए इसमें धारा प्रवाहित हो रहा है, जा रही है, इसके कारण जो है चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस नियम से प्राप्त किया जाता है, यानी कि किस नियम से हम प्राप्त करते हैं कि इसमें धारा की दिशा किधर है। जैसे कि मान लीजिए इसको हम पकड़ते थे, हमारा अंगूठा जो है यही बताता है कि धारा की दिशा किधर किस ओर है, ठीक ना। तो इस ओर अगर अंगूठा मेरा इधर है तो इस ओर विद्युत धारा जा रहा है। तो अब यहाँ पर कौन है, ये मेरा दाहिना हाथ है, ठीक ना। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से ये प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। किसी धारावाही चालक में यदि विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम ज्ञात करने के लिए जिस नियम का पालन करता है वो कौन होता है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम को पालन करता है। यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब देख सकते हैं 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है। तो अगला हम लोग देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। तो 18 में कहा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो याद रखिएगा, चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है वेबर, ठीक ना। एक होता है चुंबकीय फ्लक्स, एक होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो जब चुंबकीय फ्लक्स कहेगा तो वेबर, और जब चुंबकीय क्षेत्र कहेगा तो टेस्ला। याद रखिएगा, काफी बढ़िया ऐसा मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसा मात्रक पूछेगा तो टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स ऐसा मात्रक पूछेगा तो वेबर। 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, ठीक ना। ये दो सवाल अब हम लोग देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। तो हम सभी जानते हैं कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का जो रंग होता है वो कैसा होता है, वो काला होता है, ठीक ना। कैसा होता है, काला। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा कि लाल रंग जो होता है वो मेन लाइन का जो होता है वो लाल कलर होता है। उदासीन जो होता है जिसको हम लोग अर्थिंग कहते हैं तो उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। तो याद रखिएगा। अब ये 2024 के पहले शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। 2020 हम लोग 20 क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो 20 नंबर में कहा जा रहा है कि विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है, यानी कि विद्युत मोटर जो होता है वो किस आधार, उसका क्रिया जो होता है वो किस आधारित होता है, कैसा होता है। तो ऑप्शन नंबर ए में कहा जा रहा है कि विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। बी में करा है आर्मेचर के घूर्णन पर। सी में करा है ए और बी दोनों, डी में करा इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत मोटर की क्रिया विधि जो होता है उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, ये 100% सही है। जब विद्युत धारा प्रवाहित कर दे तब चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव होता है, ये 100% सही है। और बी में करा है आर्मेचर के घूर्णन, तो 100% जब विद्युत धारा प्रवाह चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है तो आर्मेचर घूमने लगता है, तो ये भी 100% सही है। तो दोनों सही है, यानी ए और बी दोनों ऑप्शन क्या इसका सही है। तो यहाँ पर क्वेश्चन अब देखो 2025 के सेकंड शिफ्ट में ये पूछा हुआ सवाल है, तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है।
तो दोस्तों 20 क्वेश्चंस हमने बताया, तो याद रखना कि जितने भी इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न था, क्वेश्चन था, हमने सारे क्वेश्चन को आपको मैंने बता दिया स्टेप बाय स्टेप सारे प्रश्न को, ठीक है ना। इससे ज़्यादा जो ऑब्जेक्टिव आपसे इस चैप्टर से पूछा नहीं गया, ठीक है ना। टोटल क्वेश्चन हमने बता दिया। यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है आपके लिए। इतना सारा मेहनत करता हूँ तो इतना तो बनता है कि आप एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो में डालूँ अब तक सबसे पहले पहुँचे। तो फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।